स्वागत है आप सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशंस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और भाई आज का हमारा टॉपिक होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भाई आज हम लोग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि इसके पहले की बहुत सारी घटनाएं हो चुकी होंगी। जैसे कि अगर बात करी जाए तो सबसे पहले तो भाई हम लोगों ने सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा है, फिर गैमिट के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, फिर इसके बाद हम लोगों ने गैमिट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया है। तो भाई जिन्होंने अभी तक इन सभी बातों को नहीं पढ़ा है, आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इन सभी वीडियोस को देख लीजिए ताकि मैं जो अभी पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो चलिए भाई बिना देर करते हुए शुरू करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप लोग भी टॉपिक मेंशन कर लीजिए भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब भाई अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को समझना हो तो सिंपली तो कह सकते हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन समझा कैसे जाए, तो भाई चलिए समझते हैं थोड़ा इनिशियल से। देखिए भाई अपने पास एक स्पर्म है, क्या है भाई? स्पर्म। और सभी को पता होगा कि स्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और अपने पास एक ओवम है, क्या है भाई? ओवम। और ओवम भी क्या होती है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जब स्पर्म और ओवम मिलेगा तो इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे भाई? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे भाई? फर्टिलाइजेशन। अगर ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन की बात करी जाए तो सोच के देखिए कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगी। तो देखिए भाई यहां फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ये क्या बन जाएगा भाई? जायगोट। क्या बन जाएगा भाई? जायगोट। और ये जायगोट क्या होती है भाई? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जो कि एक सेल का बनी होती है, मतलब सिंगल सेल्ड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। क्या है भाई? जायगोट। अब इस जायगोट में होती है क्लीवेज डिवीजन। कौन सा डिवीजन भाई? क्लीवेज। ध्यान से देखिएगा तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा भाई? एम्ब्रियो। चलिए हम इसे टर्म दे देते हैं एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो में फिर आगे होगी क्लीवेज डिवीजन। कौन सा डिवीजन भाई? क्लीवेज डिवीजन। जैसे ही क्लीवेज होगी भाई, क्लीवेज किसे कहते हैं? हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जायगोट और एम्ब्रियो के इनिशियल सेल डिवीजन को क्या टर्म दिया जा रहा है भाई? क्लीवेज। फिर कहते हैं जैसे ही क्लीवेज होगा धीरे धीरे सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा और जब ये सेल बढ़ता हुआ 8 से 16 सेल का बन जाएगा। कितने सेल का भाई? 8 to 16 सेल्ड स्टेज। इस स्टेज को कहा जाता है मोरूला। क्या कहा जाता है भाई? मोरूला। टर्म याद रखिएगा कि 8 से 16 सेल्ड स्टेज को मोरूला कहा जाता है और इनमें मौजूद सेल्स को ब्लास्टोमियर टर्म दिया जाता है। क्या टर्म दिया जाता है भाई? ब्लास्टोमियर। अब कहते हैं फिर से इनमें डिवीजन्स होती जाएंगी और सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा। कहते हैं अब ये सेल का नंबर बढ़ गया और बढ़कर कितना हो गया भाई? अब ये बढ़कर हो गया 32 to 64 सेल्ड स्टेज। कितना भाई? 32 to 64 सेल्ड स्टेज। और इस स्टेज को नाम देते हैं भाई ब्लास्टुला। क्या नाम देते हैं भाई? ब्लास्टुला। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां तो मैंने अंदर में सेल भर रखा है, परंतु अगर इस फिगर को देखा जाए तो मैंने बीच में एक कैविटी बनाया है। मतलब यहां सेल्स का नंबर तो बढ़ता है और यहां सेल अरेंज हो जाता है पेरिफेरी के ऊपर, पेरिफेरी के पास। तो यहां पर एक कैविटी बन जाता है। इस कैविटी को नाम देते हैं भाई ब्लास्टोसील। क्या नाम दिया गया भाई? ब्लास्टोसील। और ये जो यहां सेल का अरेंजमेंट दिख रहा है, ऐसे सेल को कहते हैं ब्लास्टोडर्म। क्या कहते हैं भाई? ब्लास्टोडर्म। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या कहा जा रहा है इसे? ब्लास्टोडर्म। अब ध्यान से देखिएगा
कि इस 32 to 64 सेल स्टेज जिसे हम लोग ब्लास्टूला कह रहे हैं, इसके बाद फर्दर जब डेवलपमेंट होगा तो यहां आपको 3 लेयर्स देखने को मिलेंगे। कितने लेयर्स भाई? 3 लेयर्स। तो देखिएगा भाई, मैंने यहां पर 3 लेयर्स बनाया हुआ है, सबसे अंदर वाला, बीच वाला और बाहर वाला। सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग नाम देते हैं इंडोडर्म। क्या नाम देते हैं भाई? इंडोडर्म, जो कि सबसे पहले बनता है। फिर इससे जो थोड़ा बाहर दिख रहा है इसे नाम देते हैं मीजोडर्म। बीच वाला है तो क्या नाम दिया गया भाई? मीजोडर्म। और जो सबसे बाहर का है इसे नाम दिया गया है एक्टोडर्म। इन तीनों ही डर्म जो यहां पर लगा हुआ है, इन तीनों वर्ड्स में, इन तीनों को हम लोग जर्म लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जर्म लेयर। तो ये क्या हो गया भाई? जर्म लेयर। ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन गया भाई? जर्म लेयर। अब यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में एक कैविटी बना हुआ है। क्या बना हुआ है भाई? कैविटी। इस कैविटी के अगर नाम की बात करेंगे तो इसे कहते हैं आर्केंटेरॉन। क्या कहते हैं भाई? आर्केंटेरॉन। और इस कैविटी का एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को ध्यान से देखिएगा, इस ओपनिंग को कहा जाता है ब्लास्टोपोर। क्या कहा जाता है भाई? ब्लास्टोपोर। ये क्या है भाई? एक ओपनिंग। और इस स्ट्रक्चर को, कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहा जाता है गैस्ट्रूला। क्या कहा जाता है भाई? गैस्ट्रूला। ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट के बाद डिवीजन हुई तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। एम्ब्रियो के बाद 8 to 16 सेल स्टेज आया जिसे मोरूला कहते हैं, और यहां मौजूद सेल्स को ब्लास्टोमियर कहा गया। कहते हैं फर्दर यहां सेल अरेंज हो जाता है, और जब सेल 32 to 64 सेल स्टेज में पहुंच जाता है तो इसे कहते हैं ब्लास्टूला। क्या कहते हैं भाई? ब्लास्टूला। और यहां जो कैविटी है, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। यहां सेल अरेंज्ड है पेरिफेरी की तरफ, ऐसे को हम लोग नाम दे रहे हैं ब्लास्टोडर्म। फर्दर इसके बाद बनता है भाई गैस्ट्रूला। क्या बनता है भाई? गैस्ट्रूला। तो नाम आप लोग भाई याद रखिएगा, मोरूला, ब्लास्टूला और फिर गैस्ट्रूला। कहते हैं गैस्ट्रूला में जर्म लेयर का डेवलपमेंट होता है, सबसे बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म और सबसे अंदर वाला इंडोडर्म। उसके भी अंदर एक कैविटी है, इस कैविटी को आर्केंटेरॉन कहा जाता है, और इस कैविटी के ओपनिंग को ब्लास्टोपोर कहा जाता है। अब समझिएगा भाई कि ये जो 3 अपने पास जर्म लेयर है, ये जो अपने पास एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म है, इन्हीं से आगे चलकर ऑर्गेन्स का क्या होगा भाई? जेनेसिस। मतलब ऑर्गेन बनेंगे। मतलब जितने भी ऑर्गेन सिस्टम्स है अपने बॉडी में, वो सारे इन तीनों जर्म लेयर का ही बना होता है। मतलब इस गैस्ट्रूला स्टेज के बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या देखने को मिलेगा भाई? ऑर्गेनोजेनेसिस। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस स्टेज के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस देखा जाता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा गैस्ट्रूला। क्या आंसर देना है भाई? गैस्ट्रूला। इस गैस्ट्रूला के बाद हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब अब ऑर्गेन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब ध्यान से देखिए कि ये जो ब्लास्टूला स्टेज है, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्या है भाई? ब्लास्टूला स्टेज। मैमल्स में इस ब्लास्टूला स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ब्लास्टोसिस्ट। किसमें भाई? मैमल्स में। किनमें? मैमल्स में इस ब्लास्टूला स्टेज के लिए एक स्पेशल टर्म दिया गया है, ब्लास्टोसिस्ट। चलिए भाई, अब हम लोग समझ लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर को। सबसे पहले तो हम लोगों ने यह जान रखा है कि ब्लास्टूला ऑफ मैमल्स, किसके ब्लास्टूला को भाई? मैमल्स के ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको कुछ सेल्स अरेंज मिलेगा पेरिफेरी की ओर, और ऐसे सेल को नाम देते हैं ब्लास्टोडर्म या फिर ट्रोपोब्लास्ट। कहते हैं ये प्रोटेक्टिव होता है। क्या होता है भाई? प्रोटेक्टिव। ये जो एम्ब्रियो बनेगा आगे चलकर उसको क्या करेगा भाई? प्रोटेक्ट करेगा। फिर कहते हैं कि यहां पर जो अंदर में कैविटी बना हुआ है,
इस कैविटी में इस बहुत सारा फ्लूइड जमा होता है जो यहां पर डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो भाई ऐसे कैविटी को ब्लास्टोसील, एल्ब्यूमिन कैविटी या फिर न्यूट्रिटिव कैविटी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? न्यूट्रिटिव कैविटी, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करेगा भाई? न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन। यहां जो फ्लूइड मौजूद है, यहां जो इस कैविटी में फ्लूइड मौजूद है, उसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसलिए इसका नाम दिया गया है न्यूट्रिटिव कैविटी। अब कहते हैं कि यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सेल का मास दिखेगा। क्या दिख रहा है भाई? ऊपर में सेल का मास, इसे कह रहे हैं इनर सेल मास। ये क्या करता है भाई? इसी से आगे चलकर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई? गिव्स राइज टू एम्ब्रियो। ये किसको भाई डेवलप करने में मदद कर रहा है? एम्ब्रियो को। अब कहते हैं कि इनर सेल का जो इनर सेल मास है, इनके कुछ सेल्स जो ट्रोपोब्लास्ट या ब्लास्टोडर्म की ओर होता है, मतलब पेरिफेरी के पास होता है, ऐसे सेल्स को नाम देता है सेल्स ऑफ रॉबर। तो भाई इस सेल्स ऑफ रॉबर का क्या काम है? कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है। क्या बनाता है भाई? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। भाई ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सा है? तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो कोरियन हो जाएगा, फिर एमनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एमनियन। ध्यान से समझिएगा कि इस सेल्स ऑफ रॉबर का काम क्या है। कहते हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएगा, जैसे कि कोरियन और एमनियन। कहते हैं कि ये जो सेल्स ऑफ रॉबर है, ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है भाई? नरिशमेंट। तो याद रखिएगा भाई कि मैमल्स में जो ब्लास्टुला है, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, या ऐसे सेल्स जो पेरिफेरी की ओर अरेंज्ड है, जो प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, उसे ब्लास्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। इसके अंदर में पाई जाने वाली कैविटी को हम लोग ब्लास्टोसील या एल्ब्यूमिन कैविटी कहते हैं। अब इस कैविटी में जो फ्लूइड है, कहते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसे न्यूट्रिटिव कैविटी भी कह रहे हैं। फिर यहां आपको कुछ सेल्स मिलेंगे, सेल का मास मिलेगा। इस सेल के मास को इनर सेल मास कहते हैं, जो आगे चलकर एम्ब्रियो को डेवलप कराएगा। तो लिखा हुआ है मैंने भाई, गिव्स राइज टू एम्ब्रियो। फिर ऐसे इनर सेल मास का सेल जो ट्रोफोब्लास्ट की ओर अरेंज्ड है, उसे सेल्स ऑफ रॉबर कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को डेवलप करते हैं और साथ में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो भाई ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से नोट कर लें और याद रखेंगे। चलिए भाई, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान किस स्टेज में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है, या खपत होता है, या यूज होता है, तो भाई आप लोग आंसर दीजिएगा गैस्ट्रूला स्टेज। क्या आंसर जाएगा भाई? गैस्ट्रूला स्टेज। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई कि एम्ब्रियो कंज्यूम्स मैक्सिमम ऑक्सीजन ड्यूरिंग, कब भाई? तो सीधा साधा आंसर जाएगा गैस्ट्रूला स्टेज। कब भाई? गैस्ट्रूला स्टेज। किस स्टेज में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की खपत होती है? तो आप लोग आंसर लगाइएगा गैस्ट्रूला स्टेज। अब कहते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट कि जब इंप्लांटेशन होता है तो क्वेश्चन बनेगा कि भाई इंप्लांटेशन कितने सेल्ड स्टेज में होती है। करोड़ का पॉइंट है भाई, यहां से क्वेश्चन बहुत ही बार आया हुआ है कि इंप्लांटेशन किस स्टेज में होती है और तभी सेल्स का नंबर क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे भाई इंप्लांटेशन। ध्यान से देखिएगा भाई कि इंप्लांटेशन हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोग यहां पर वीवीआई लगा लीजिए कि इंप्लांटेशन जब भी होगा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। कौन से स्टेज में भाई? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंप्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। भाई आप लोग इसको कैसे भी करके याद कीजिए।
अगर पूछा जाए आपसे यहां पर कि ये कितना सेल्ड स्टेज होता है तो आंसर दीजिएगा 32 सेल्ड स्टेज। क्या दीजिएगा भाई? 32 सेल्ड स्टेज। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि इंप्लांटेशन कौन से स्टेज में होगी, तो ब्लास्टोसिस्ट कितना सेल्ड स्टेज है भाई? 32 सेल्ड स्टेज। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं भाई कि इंप्लांटेशन कब होता है। तो फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद इंप्लांटेशन होती है। कब हो रही भाई? इंप्लांटेशन कब हो रहा है? 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कहते हैं फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद क्या होती है भाई? इंप्लांटेशन होती है। क्या होती है? इंप्लांटेशन। और इंप्लांटेशन के बाद इंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डेसिडुआ। तो ध्यान से देखिएगा कि इंप्लांटेशन के बाद, चलिए भाई मेंशन कर रहा हूं मैं, आफ्टर इंप्लांटेशन, आफ्टर इंप्लांटेशन इंडोमेट्रियम। किसकी बात कर रहे हैं भाई? इंडोमेट्रियम, यूट्रस का सबसे अंदर वाला लाइन। इंडोमेट्रियम इज टर्म्ड एज, क्या कहा जाता है भाई? डेसिडुआ। क्या कहा जाता है भाई? डेसिडुआ। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। क्लियर है भाई कि इंप्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद होती है और इंप्लांटेशन के बाद इंडोमेट्रियम को डेसिडुआ टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब भाई आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? कहते हैं जनरली जो इंप्लांटेशन होती है वो कहां होता है भाई? फंडस में। मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूटेराइन कैविटी में होता है। अगर इसके अलावे कहीं पर भी, जैसे फैलोपियन ट्यूब में अगर इंप्लांटेशन हो जाए और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस के अलावा कहीं और होने लगे, तो ऐसे को कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो भाई हमारे शरीर में क्या हम चाहेंगे कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो? बिल्कुल नहीं। मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। तो भाई ये कौन होता है जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है? तो आंसर देंगे भाई हम लोग, जो सीलिएटेड एपिथेलियम है और दूसरा ये जोना पेलुसिडा। कौन कौन सा भाई? जोना पेलुसिडा और सीलिएटेड एपिथेलियम। तो चलिए भाई मेंशन कर लेते हैं, जोना पेलुसिडा एंड सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है भाई? प्रिवेंट्स फ्रॉम इक्टोपिक प्रेगनेंसी। कहता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी से प्रिवेंट कौन कौन करता है भाई? ये जोना पेलुसिडा और दूसरा सीलिएटेड एपिथेलियम। अब बार बार भाई हम लोग बात कर रहे हैं इंप्लांटेशन की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? इंप्लांटेशन की। तो ये इंप्लांटेशन होता क्या है? तो जब हम लोग इंप्लांटेशन को बोलेंगे तो सिंपली ऐसा कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल के यूटरस से या यूटेराइन वॉल से ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है इसका अटैच हो जाना क्या कहलाएगा भाई? इंप्लांटेशन। क्या कहलाएगा भाई? इंप्लांटेशन। तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई? अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, या फिर क्या कह रहा है भाई? ब्लास्टोसिस्ट। अभी मैंने बताया था कि इंप्लांटेशन किस स्टेज में होगी? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। तो अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग या फिर ब्लास्टोसिस्ट टू द वॉल ऑफ क्या भाई? यूटेरस इज नॉन एज इंप्लांटेशन। क्या कह रहा है भाई? इंप्लांटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि भाई ये इंप्लांटेशन क्या होता है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है या फिर फर्टिलाइज्ड एग है, जब यूटेरस के वॉल से अटैच हो जाता है तो इसी को क्या कहता है भाई? इंप्लांटेशन। क्या कहता है भाई? इंप्लांटेशन। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये इंप्लांटेशन किसके मदद से होता है, तो हम लोग आंसर देंगे भाई प्लासेंटा। क्या आंसर देंगे भाई? प्लासेंटा।
इस प्लासेंटा के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग एक दो और पॉइंट को देख लेते हैं। अब एक बात यहां देखिएगा और समझिएगा भाई, वैसे तो इंप्लांटेशन कई तरह के होते हैं, जैसे सेंट्रिक इंप्लांटेशन, इसेंट्रिक इंप्लांटेशन और इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन। लेकिन अगर पूछे कि ह्यूमन में कैसा इंप्लांटेशन होता है तो हम लोग आंसर देंगे भाई इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन। कैसा इंप्लांटेशन भाई? इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन। समझिएगा भाई, जो इंप्लांटेशन है वो एक्सेंट्रिक होता है, इसेंट्रिक होता है, लेकिन ह्यूमन में कैसा होगा भाई? इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन। फिर अगर हम लोग बात करेंगे कि जब एम्ब्रियो का 8 हफ्ता पूरा हो जाता है तो 8 वीक के बाद एम्ब्रियो को फीटस टर्म दिया जाता है। क्या टर्म दिया जाता है भाई? फीटस। तो हम लोग चलिए भाई इसे भी मेंशन कर लेते हैं, आफ्टर 8 वीक। कितने सप्ताहों के बाद भाई? 8 सप्ताह के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एम्ब्रियो को क्या टर्म देते हैं? एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज फीटस। क्या टर्म दिया जाता है भाई? फीटस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जब एम्ब्रियो का 8 हफ्ता पूरा हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है भाई? फीटस कहा जाता है। चलिए भाई अब हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की अगर बात करी जाए तो आपके पास 4 है, कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक और एलेंटोइस। अब यहां हम लोगों को पढ़ना है भाई एमनियन के बारे में कि एमनियन भी 2 ग्रुप का होगा, एक में या तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होगा या फिर एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं होगा। जिनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन होगा उन्हें एमनियोट्स कहा जाता है और जिनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं होगा उन्हें एनएमनियोट्स कहा जाता है। यहां साफ साफ दिख रहा है कि एमनियोट्स मतलब एमनियोटिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो भाई इसके आगे हम लोग ए अगर लगा देते तो क्या हो जाता? उलट जाता। लेकिन ये आपके पास वोवेल है तो ए नहीं लगा सकते, तो यहां क्या लगाया गया भाई? एन। क्या लगाया गया? एन। तो ये बन गया एन एमनियोट्स, मतलब यहां एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं है। अब आपको एग्जांपल से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन साफ साफ पता है कि भाई हमारे में तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है ये अच्छे में पाया जाता है। तो अच्छे कौन थे भाई? राम थे। कौन थे? राम। तो आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एव्स, आर ए और क्या भाई? एम। चलिए मैं इसे अरेंज कर देता हूं, एव्स और कौन सा भाई? मैमल्स। तो ध्यान से देखिए भाई, अगर तीनों को देखें तो क्या बनता है? राम। राम में क्या मिलेगा? एमनियोटिक मेम्ब्रेन मिलेगा। और बाकी जो है जैसे कि साइक्लोस्टोम्स, फिर बात करेंगे हम लोग तो पीसेस और एम्फीबियंस, मछलियां, पीसेस में कौन आ जाएगी भाई? मछलियां। और एम्फीबियंस, इनमें क्या नहीं पाया जाता है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो भाई ये सारा इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ न्यूनेट पढ़ लेते हैं कि ये जो नवजात शिशु है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो भाई 1 महीने के बाद क्या बन जाता है भाई? हार्ट ऑफ एम्ब्रियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिए और समझिए कि 1 महीने के बाद एम्ब्रियो का हार्ट डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है भाई? हार्ट। फिर कहते हैं कि 2nd मंथ के अंत तक लिम्स एंड डिजिट, किसकी बात कर रहे हैं भाई? या हाथ पैर और फिंगर्स बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं? हाथ पैर और फिंगर्स। डिजिट या फिंगर को कहा जाता है, फिंगर्स डेवलप हो जाता है। फिर कहता है एंड ऑफ 3rd मंथ, 3रे महीने के अंत तक। 3रे महीने को पहला त्रिमाही या ट्रिमेस्टर कहा गया है, ट्राइमेस्टर, या फिर 12 वीक के बाद कह रहे हैं मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन चुका होता है। 5वें महीने के दौरान अगर हम लोग देखेंगे तो हेड पर हेयर्स आने लगते हैं और फीटस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। भाई वो जो आप लोग हाथ रखकर फील करते हैं भाई लात मारा, ये कब स्टार्ट होता है? ये 5वें महीने के दौरान शुरू होती है। फिर बात करेंगे एट द एंड ऑफ 6th मंथ तो पूरा बॉडी फाइन हेयर से ढक जाता है, या कह सकता है कि बॉडी पर फाइन हेयर्स आने लगते हैं
और इसी महीने के अंत में ये जो आई लीड्स होता है, ये जो पलक होती है, ये सेपरेट हो जाता है। तो सेपरेशन ऑफ आई लीड और आई लैसेस का फॉर्मेशन होने लगता है। जिस पर आप लोग मस्करा लगाते हो तो उसका भी फॉर्मेशन इसी 6 महीने के अंत में हो जाती है। कहते हैं कि आफ्टर 6 मंथ लगभग बेबी बन चुका होता है कंप्लीटली, अब बस इसमें डेवलपमेंट बाकी रह जाता है। क्या डेवलपमेंट भाई? कि अब बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा, 9 महीना पूरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा कैश ऑन डिलीवरी, और उसके बाद भाई पार्टी कर लेना आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट आप लोगों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो भाई आज हम लोगों ने अपना आखिरी टॉपिक देखा, डेवलपमेंट ऑफ नियोनेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे भाई कि नियोनेट के डेवलपमेंट के बाद एक टॉपिक जो अभी मैंने छोड़ा हुआ है, प्लासेंटा। क्या भाई? प्लासेंटा। तो हम लोग कल पढ़ेंगे प्लासेंटा और नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्चुरेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी। तो भाई इन टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक भाई आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।